अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मंडे का दिन है और मंडे के दिन में आप सबको पता है कि हसल्स जो है वो हमारे साथ साथ चलती रहती हैं, और वो भी तब जब ट्विन सिटीज़ में एक बहुत बड़ी सड़क को जो है वो बंद कर दिया जाए, क्योंकि मैचेस जो है वो यहाँ पे हो रहे हैं और स्टेडियम के साथ जो स्टेडियम रोड जो कहलाती है वो बंद थी। और इस हालांकि एग्जैक्टली बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है किसी के साथ भी आपको सीरीज़ करने की, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस वही रहनी है अंडा, तो हमें तकलीफ ही हो रही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। बट जितने भी लोग पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं वो अपने आने जाने के स्केड्यूल का थोड़ा सा ख्याल करें, क्योंकि आज भी तकरीबन 55 मिनट मुझे लगे उसी रास्ते पे जिसमें मुझे 30 मिनट लगते हैं, कभी कभी इससे भी कम लगते हैं, तो 55 मिनट मुझे लगे। तो आप लोगों ने थोड़ा टाइम मार्जिन लेके जो है वो चलना है। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार, मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी, एंड आई हैव ट्राइड कि हम इसको स्टार्ट खड़े होकर करें, लेकिन आई थिंक आई कांट स्टैंड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे बगैर शो किया मेरे ख्याल में 2 दिन। जी एक दिन तो आप हाफ तक थे मेरे साथ, लेकिन जितने भी लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा आपके लिए दुआएं की और बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। बल्कि कुछ लोगों को तो मैंने कहा भी कि आप लोगों के ये पूछने से जो है वो पता लग जाता है कि आप हमारा पूरा शो नहीं देख रहे क्योंकि वो बेचारे जब नहीं आए या पहले थे और फिर चले गए, तो उससे जो है वो लोग, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा माशाल्लाह आपको दुआ में याद रखे थे। और मेरे ख्याल से कुछ हमने किया हो या ना किया हो, ये एक बहुत बड़ा काम है कि जब हम नहीं होते तो लोग हमारे लिए दुआएं जो हैं। That is very sweet of you, thank you very much। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आपको भी याद आ रहे अगर हलीमा याद ना कराए। आई होप इसने एंड आई एम श्योर, नो आई डोंट होप, आई एम श्योर हलीमा ने जिक्र किया होगा, और बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैंने स्टार्ट एंड मिडिल हर मुझे पता है, आई एम श्योर किया, एंड में भी जिससे हम एंडिंग नोट दे रहे होते हैं तो मैं हमेशा ये कहती थी कि आप लोग हुमायूं को जो है वो बहुत दुआ में याद रखें। आई एम श्योर देयर इज नो डाउट इन इट। अच्छा हलीमा, मैं कल जब टॉपिक पढ़ रहा था तो आई वाज सिटिंग विद सम फ्रेंड्स, तो मेरे फ्रेंड्स मुझे लेने के लिए आए कि तुम काफ़ी देर से रेस्ट कर रहे थे तो कम लेट्स गो समवेयर। तो मैं जब जा रहा था तो मैंने मोबाइल देखा तो उसमें टॉपिक आ चुका था, और टॉपिक हाँ दशा में देखना अच्छा। सो टॉपिक जो है वो था कि अगर आप रिस्पेक्ट जो है वो इट्स गिव एंड टेक है। ये मैंने अपने दोस्तों का, तो मेरे दोस्तों ने कहका लगाया, कहते पुरानी किताबी बातें हैं, अब ये बातें नहीं चलती, आप किसी को जितनी इज्जत दे दें वो और भाव खाना शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा दैट्स अ वेरी गुड एंगल। मुझे तो लगता है ये पुरानी चीज़ है, आजकल के दौर में लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, अच्छा मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि पहले के दौर में जो हमारे पेरेंट्स थे वो बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों के सामने खामोश हो जाया करते थे, हालांकि उनको पता होता था कि वो गलत हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलते थे। वो कहते थे जी रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो आ गया है, मे भी बड़े बहन भाइयों के सामने नहीं बोलना, मे भी चाचा मामू के सामने नहीं बोलना, क्योंकि रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो आ गया। अब जो है लोग कहते हैं कि नहीं ये गलत है और ये हमें सही नहीं लग रहा, चाहे इवन आपके पेरेंट्स ही हों, आपने एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है उसको ख़त्म नहीं करना, लेकिन जो गलत लगता है उसे कहना चाहिए गलत। अच्छा, मैं हलीमा जिस एंगल से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये अभी तक ये मुझे लगता है कभी ऑब्सोलीट नहीं होता, ये आइडिया पुराना नहीं होता कि लोग कहते हैं कि अगर आप किसी को ज़्यादा इज्जत देंगे ना तो ये ज़्यादा भाव खाएगा। तो आप क्या करते हैं, अब हम डिस्टेंटिंग पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि लोगों के साथ फासला ही रखें। जैसे अगर फैमिलीज़ बनती हैं तो फैमिलीज़ हमारी इंटरनल फैमिलीज़ नहीं होती, हमारी एक्सटर्नल फैमिली के एलिमेंट्स आते हैं, जैसे बहू आती है या दामाद आता है या नंद कहीं से होती है, तो किसी दूसरे डिफरेंट फैमिलीज़ का एक मजमुआ बनकर आपकी फैमिली बनती है। तो क्योंकि आप उन लोगों को जानते नहीं है, तो सबसे पहला मशवरा आपको जो मिलता है इज़्ज़त के हवाले से, वो आप कहते हैं कि यार दूर ही रहना, पहले ऑब्जर्व करना, विच मीन्स कि आप डरते हैं किसी को इज़्ज़त देने से कि अगर ज़्यादा इज़्ज़त दी उसको लगेगा मुझसे कोई काम है, ये मेरे साथ ज़्यादा अच्छी बन रही है, ये देखा अब ये है नहीं ऐसी। इज़्ज़त को भी लोग बहुत डिफरेंट एंगल्स देते हैं। हम छोटा सा ब्रेक लेते, वापस आते तो हम इस ओपिनियन पे बात करेंगे कि क्या ये ठीक है, ये डिस्टिंक्टिंग इज़ अ राइट अप्रोच, क्या रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है या उस वक्त जब ज़रूरत पड़ती है तब देनी चाहिए, या ये आपके अंदर होना चाहिए, आपको उसको रिस्पॉन्ड बैक करे ना करे इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ा सा ब्रेक ही मच जाएगा, देखते रहिए कौर सब, आपका दिन अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक टू द शो। हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले अपने मौजू के हवाले से बात कर रहे थे, जो कि रिस्पेक्ट के हवाले से है। इज़्ज़त दो इज़्ज़त लो की पॉलिसी आप रखते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि नहीं, क्योंकि ये लोग जो है इनसे रिश्ता जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो इसलिए जो है थोड़ा फासला ही ज़्यादा बेहतर है। हलीमा, वाकई ही इसमें जो एक एंगल है, फिर आप अपनी राय दीजिएगा। मैं अब की बात करते हुए सोच रहा था कि कहीं पर इज़्ज़त, आप कह रहे लेट क्यों, थोड़ा सा सॉरी, जैसे कुछ जगह पर ये रूल नहीं लागू होता इज़्ज़त दो और लो, विच इज़ कुछ लोग प्री डिटर्मिन्ड रिस्पेक्ट है जो आप अगर आपको नहीं भी मिल रही आपने देनी है, विच इज़ योर पेरेंट्स। यू हैव टू, मतलब आप, क्योंकि देखो रिश्ता इस तरह का, आपको डांट पड़ रही है, आपकी बेइज्जती हो रही है, आपको 10 बंदों के सामने जलील कर दिया गया है, यू हैव टू ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। देन कम्स योर, मुझे लगता है, योर मदर इन लॉ एंड योर फादर इन लॉ, मुझे लगता है, क्योंकि वो इस तरह की चीज़ नहीं कि आपकी ज़िंदगी में इतना इंटरफेरेंस हो सकता है, तो आप क्या करते हो, आप इग्नोर करते हो, आप कहते हो लेट इट बी। लेकिन हलीमा, वो जो अंदर आप भरते रहते हो ना, आपको पता है खाली उससे आपकी जानी नुकसान आपको नहीं होता, अब जानी नुकसान में खाली आपकी मेंटल लेवल पे इफेक्ट नहीं करता, वो आपकी हड्डियों तक को इफेक्ट करता है, आपको अच्छा, इतनी बीमारियां हो जाती हैं। मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती जो दोनों चीज़ें भाइयों ने कही। नो, मैं पेरेंट्स के लिए भी सपोर्ट नहीं करती और ना ही पेरेंट्स इन लॉ के लिए भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। पेरेंट्स के लिए पहले मैं बता दूं कि मैं जो है बहुत सारी चीज़ों में कोशिश करती हूं कि हमारे मज़हब से जो है वो हम रहनुमाई हासिल करें, और हमारे मज़हब में कहीं भी पेरेंट्स की अतात नहीं है, फर्मा बरदारी इज़ ए टोटली डिफरेंट थिंग। और अतात करना बिल्कुल एक अलग चीज़ है। अतात ये है कि जी सामने वाला जो भी कह रहा है आप कह रहे हैं जी हुजूर, वो अतात है। और ऐसा कहीं भी नहीं कहा हुआ इस्लाम में। और सेकंड चीज़ ये कि ठीक है, आपके पे एक टाइम तक होता है जब हम बच्चे होते हैं, वो हमें डांट भी लेते हैं, सब कुछ होता है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम भी आ जाता है कि आप अपना भी एक आपका स्टेक होता है आपके घर में। फॉर सपोज़ आपकी बहुत सारे लोगों की जो मदर्स हैं वो उनके साथ रहती हैं, पेरेंट्स दोनों ही उनके साथ रहते हैं या फादर्स उनके साथ रहते हैं, लेकिन उस घर के सरबराह वो खुद होते हैं, वो उनका घर होता है, आगे उनके बच्चे होते हैं। अगर आप उनकी बेइज्जती करेंगे अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के सामने, तो वो उन ग्रैंड चिल्ड्रंस पे भी एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए नहीं, लेकिन किसी भी तरह से मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि माँ बाप हर जगह बेइज्जत करें। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं सिखाया, मैं इसको इंडोर्स नहीं करूँगी कभी भी। और पेरेंट्स इन लॉ का तो बिल्कुल भी ये नहीं है, चाहे जो भी है वो आपके पेरेंट्स इन लॉ है, आपके पेरेंट्स नहीं है, उनका आप पे वो हक नहीं बनता कि वो आपको सबके सामने या इस तरह से झिड़क दें या बदतमीज़ी करें। हाँ, कभी कभार जहाँ दो लोग रहते हैं, डिफरेंट माइंड सेट के होते हैं, डिफरेंट ब्रॉटअप के होते हैं, वहाँ ऊंच नीच हो जाती है, वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है, उसमें मैं नहीं। जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं, ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स ने नहीं कहा, डज नॉट मीन कि मैंने कहा मेरे पेरेंट्स ने मेरी बेइज्जती की जिंदगी भर। नहीं, मतलब कुछ लोगों के हाँ इस चीज़ की एक्सेप्टेंस होती है कि चलो पेरेंट्स कह रहे हैं कोई बात नहीं। नहीं, जैसे मैं बताता हूँ, मेरी अम्मा मुझे यहाँ से कहती ग्लास उठाओगे तुम वहाँ से, सो दिस इज एन इंसल्ट। तो आई वोंट से कि अम्मी आपने मुझे क्यों कहा ये, तो मैं हाँ मैं उठा रहा हूँ, मतलब दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ये इसको तो हम बेइज्जती कंसीडर ही नहीं करते ना। हम करते हैं बेइज्जती होती है सर के सामने से लेकर, जैसे दोस्तों के सामने अम्मा इंसल्ट कर देती है। मेरी तो अम्मी बैठ के दोस्तों को कह रही होती हैं कि तुम लोग इतने अच्छे हो, इससे कैसे। जैसे मेरी एक दोस्त, हाँ एक मेरी दोस्त है, ज़ैनब के पास जाएंगे, मेरा एक दोस्त है, उसकी ऊपर गए तो उसकी फीमेल फ्रेंड्स आई हुई थी, तो उन्होंने उनके सामने कहती है बेटा आपका घर बहुत दूर है ना, तो देर नहीं हो रही है आप लोगों को, मतलब बेचारे वो मेहमान आए, कहते हैं बेटा मेरे ख्याल है आप बहरिया रहती हो, आप निकल जाओ, अब चली जाओ। तो इट वाज सो इंसल्टिंग, बट एनीवे अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब जी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप ज़ैनब? बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मंडे कैसा गुजरा आप लोगों का? सुबह कैसे हुई आप लोगों की? वीकेंड जो है वो जाहिर है कामों में, हुमायूं तो जाहिर है थोड़े बीमार थे, तो उसकी वजह से उनका तो लेजी ही रहा होगा। मेरा मेरा जो है वो जाहिर है कामों में, ये 2 दिन ऐसे ही होते हैं कि आप सोचते हो कि सारे, कल मेरी बात हुई कहती है, हाँ कल दोपहर को हुमायूं का फोन आया, तो मैं दोपहर तक, मुझे लगता है सफाई डे होता है, सफाई डे होता है। अच्छा, वो ज़ैनब से पूछ रहा हूँ, मैंने कहा हलीमा तुम्हें कुछ हुआ है? मैं कहती नहीं हुमायूं में बहुत सफाई है कि बहुत। सुबह 9 साढ़े 9 बजे की उठी हुई थी और उस वक्त से लेके कोई 3 बज रहे थे, और उस वक्त तक मैं मतलब उसी टाइम ना मैं सारे काम करके आके बस बैठी थी, तो फिर बात होने लगी, तो मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बातों का जवाब दूं। मैंने कहा मैं थक चुकी हूँ। ज़ैनब आप क्या समझती
समझते हो कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ये लागू हर किसी या पे होता है, फिर ये हर किसी relationship पे रूल लागू होता है, या फिर आप समझते हो कि अगर ये बंदा मुझे इज्जत नहीं दे रहा तो मुझे भी इसे इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर फासला इख्तियार कर लेती हूँ। अच्छा, इस तरह से मैं इस बारे में ये बात बोलूँगी कि रिस्पेक्ट अगर मिलती है तो आप रिस्पेक्ट देते हो। ये मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बिल्ड इन किया हुआ है कि आपको किसी से अगर थोड़ी सी भी शफकत के वर्ड्स मिल जाते हैं ना, तो आप उसकी तरफ हो जाते हैं, रुजू हो जाते हैं। लेकिन कुछ रिश्तों में आप रिस्पेक्ट, बेशक वो जैसी भी मर्जी आपके साथ ट्रीटमेंट करें, आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, क्योंकि आपका अपना रिश्ता जो क्लोज होता है ना वो ख़राब होने लग जाता है, चाहे जो मर्जी हो, चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हो। I think you got my point. I wanted to say that because it is important. You have to do it. आपको इग्नोर करना मैं पड़ता है उन इसे रिश्तों आसान को। अल्फाज में करती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि आपके स्पाउस के साथ आपका रिश्ता खराब हो जाता है अगर स्पाउस का आपके mother-in-law पेरेंट्स के या साथ भी father-in-law को अगर जबरी हाँ, रिस्पेक्ट ना दे, पेरेंट्स के she's साथ right, भी, I पेरेंट्स के think, साथ भी अगर स्पाउस ना भी हो, पेरेंट्स के साथ भी अगर जो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनसे जो बड़े हैं उनको अगर रिस्पेक्ट दी जाए, और अगर हम ना रिस्पेक्ट दें तो आपका जो रिलेशन है वो पेरेंट्स के साथ ज़ैनब, खराब जैसे हो कुछ रिलेशनशिप होते हैं, जैसे मतलब आई एम नॉट वांट टू नेम, कि लोग कहेंगे स्टीरियोटाइप कर रहा है, कुछ रिलेशनशिप होते हैं जो पेरेंट्स कहते हैं यार नहीं बोलना उनके आगे, वो इसी तरह के नहीं बोलना, हम नहीं बोलते कि यार क्योंकि क्या हमारे फर्क बड़े पड़ता है? ही उन लोगों को इग्नोर कर रहे होते हैं। बेशक हमारे बड़ों को भी उनकी बात बुरी लगती है। क्या लेकिन बनाने कुछ लगी जगहों हो? पे- पागल होगी यार तू पीछे से, क्या बनाने लगी? आज जो है हमने शिमला मिर्च कीमा बनाना है। आई That's लव very शिमला nice. मिर्च हाँ, कीमा। और इसमें काजू भी जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैं काजू को ब्राउन करूंगी, तड़काऊंगी और उसके अंदर मुझे शिमला मिर्च, आलू और कीमा बहुत पसंद है। छोटा सा ब्रेक ले ले, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, एक और सुबह ले हमारे ले साथ ब्रेक रहिए। आप लोग प्लीज ले ले। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे इज़्ज़त के हवाले से, रिस्पेक्ट के हवाले से। आप लोग क्या सोचते हैं या आप भी हमें बता सकते हैं। अच्छा, ब्रेक में हम एक और नतीजे पे पहुंचे कि शायद मेरे कहने से ये लग रहा है कि मैं लोगों के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर देती हूँ या उनकी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देती हूँ। हालांकि ऐसा नहीं होता। मैंने इन लोगों को भी ये बात कही है कि मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि अगर किसी के साथ भी ज़्यादती हो रही है, किसी के साथ भी बदतमीज़ी की जा रही है, तो वो गलत है। पहली चीज़ जो आप किसी चीज़ को चेंज करते हैं उसमें इस चीज़ की एक्सेप्टेंस होती है कि जो चीज़ हो रही है वो गलत है। अभी जैसे पहला स्टेप हलीमा ये को है, मैंने- उसके बाद वो चेंज होगी। मैंने जाके। ब्रेक में भी इससे बात की और मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम क्या बात कर रही हो, तुम यू आर द वन जो कि गिव रिस्पेक्ट। मैं ये नहीं कि मेरी दोस्त है इसलिए कह रहा हूँ, पर मैंने हलीमा को देखा, हलीमा में बड़ा स्टेमिना है बर्दाश्त करने का। अब तो मेरे साथ गलत महफिल में बैठी है ये, तो अब मेरे साथ रह के लोग को जवाब दे देती है ये। तुम्हारे अंदर थोड़ी बर्दाश्त आ गई है, मेरे अंदर मेरे अंदर हाँ वैसे actually अदब बर्दाश्त आ है ना, मेरे अंदर बर्दाश्त आ गई है। सो लिटरली अब आई हैव सीन हलीमा टेकिंग so much from different people but not saying anything। पर वो उसके कहने का मतलब ये था कि वो ये कहना चाह रही थी कि जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना, जो नॉर्म बना हुआ है, उस नॉर्म को थोड़ा सा तब्दील होने की जरूरत है। हाँ, आप मैं ये चाहे कह रही किसी थी भी वो ओहदे पे गलत हो, है, किसी चाहे भी हाँ। मकाम पर हो, किसी भी रिश्ते पे हो, किसी को भी आप आपको दूसरे को disrespect नहीं इज्जत दें। अगर किसी बच्चे के साथ भी आप बदतमीजी करें, टाइम आएगा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, जब वो आगे से बदतमीजी करेगा तो आप ये कहेंगे अच्छा देखा ये इज्जत नहीं दे रहा। सो वो जो एक मामला होता है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इज्जत आपके हाथ में होती है, वो एक्चुअली इट इज इन योर हैंड्स। As soon as you lose it, as soon as आप उसको हाथ की अपनी मुट्ठी खोलते हैं, you just lost it। अब मेरा ख्याल है अपनी बिल्कुल मेहमान जी, को हम बुलाते अपने हैं। मेहमान की तरफ चलते हैं। जिस तरह सीज़न चेंज होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो लोगों को होने लग जाती हैं। ये एक टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसमें डेंगू, मलेरिया, कफ, फ्लू, फीवर, ये सारी चीज़ें वो हैं जिनको आप ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा बीमार हैं हम, लेकिन आपकी बॉडी को, आपके इम्यून सिस्टम को वो इस तरह झंझोड़ देता है कि आप जो है वो बिल्कुल अपने लेथार्जिक हो जो जाते हैं। नॉर्मल डेली रूटीन के काम हैं वो भी आपसे सही तरह नहीं हो पाते। इनके क्या अल्टरनेटिव है, क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम पहले से कर लें ताकि हम इन बीमारियों की जद में ना आएं? इन तमाम सारी चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। जो डॉक्टर साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रॉमा फिजिशियन हैं और क्लाइमेट एक्सपर्ट मेडिकल एजुकेशन उनके पास मौजूद है, इसीलिए उनको आज बुलाया है ताकि वो इस चीज़ के हवाले से हमें बता सकें कि जो मिड का मौसम होता है इसको आपने किस तरह से गुजारना है, इसके अंदर क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो हमें And लेने क्या वो उससे ज़्यादा जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन बुखार वगैरह है वो एक्सक्लरेट कर सकते हैं? Let's call it। बिल्कुल जी। डॉक्टर अदीला इरफान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर वालेकुम साहिबा। डॉक्टर अदीला, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। प्लीज़ आइए।
मैंने कल उस दिन कहा था करीब चेयर रखें, जब तक बंदा पहुंचता है हम सुकड़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Please have a seat. Thank you so Have much. this corner. And thank you very much for Thank you coming so and a much. very good morning. You're wearing a very good shawl. I really like it. मैं आजकल सोच Mantu? रहा हूँ Mantu, हाँ, yeah. I'm thinking of Buying Mantu? buying one, हाँ, ताकि मैं एक इवेंट है तो उसके लिए मैं लेना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है वो अच्छा लगेगा। Sure. How have you been? Thank you very much for coming. Thank you so much for calling me for this very important topic. Obviously, this is very important. आजकल तो आपको पता है अस्पताल, घर, हर जगह पत्थर लोग उठाओ तो बुखार है, बुखार है, या नज़ला डेंगू है, या flu मलेरिया है, या टाइफाइड है। चाहे वो अब आई रियली नीड टू नो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हम अपने मौजू के बारे में बात करते हैं। आप एक मदर भी हैं, एक वाइफ भी हैं, बहू भी हैं माशाल्लाह, एंड यू आर अ रीसेंट न्यू मदर अगैन। आप रिसेंटली दोबारा बनिए, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अदीला, एक बहुत अहम सवाल जो आपने भी ज़िंदगी गुजारी है, इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त मिलेगी, लेकिन हम ये बात कर रहे थे, हम सबका एक ही स्टांस था, एक ही पेज पे हम थे कि कुछ जगहों पे आपको इज़्ज़त देनी पड़ती है, चाहे आपको दूसरी जगह से ना भी मिल रही हो, क्योंकि आपका रिश्ता इतना इंपॉर्टेंट, इतना नाजुक होता है कि यू डोंट वांट टू रियून इट, और आप बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त कर देते हैं। लेकिन देन अगेन व्हाट हलीमा हैज सेड, वो फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है, कहीं ना कहीं वो निकलती है, और जब वो निकलती है तब वो रिश्ता जो आप बचा रहे होते हैं वो बहुत बुरी तरह ख़राब होता है। व्हाट्स योर स्टांस ऑन दैट? somehow agree with हलीमा, yes, लेकिन ये कि डिपेंड ऑन द रिश्ता कि आप किसको कहाँ और कैसे, एंड डिपेंड ऑन योर ओन कैपेसिटी एज वेल, कि कितनी आपकी टॉलरेंस है कि आप बर्दाश्त कर रहे हो, और उस रिश्ते में कितनी उसकी इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड वाइफ के बीच में है तो आप देखेंगे उसको तो आपको टॉलरेट करना भी है, और उसको थोड़ा मैनिपुलेट भी करना है, और उसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी करना है। उसमें फ्रस्ट्रेशन आती भी है तो यू हैव टू। अगर किसी कलीग के साथ है तो वो एक अलग स्टांस है, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें अपने रिश्तों को निभाने के लिए बर्दाश्त को, जैसे एक रिश्ता बॉस और एम्प्लॉय का है, आपको पता है बॉस आपका बड़ा टॉक्सिक है, बट आपको जिंदगी की जरूरत है, लेकिन आपको पता है वो टॉक्सिक महीने में एक दिन होता है और बहुत बुरी वाला टॉक्सिक होता है, फिर आप उस दिन उससे बच रहे होते हैं, आप कहते हैं यार इससे मुंह ही नहीं लगाना, ठीक है, बट बिकॉज़ यू हैव टू सेव दैट रिलेशनशिप। सामने से ही ना गुजरो, ये आपके बॉस को तो नहीं कह रहे। नहीं एक्चुअली अब हमारे बॉस अब माशाल्लाह सो नाइस कि वो हमसे भी कर रहे होते हैं कि ये कुछ ना बातें नहीं, वो हसनैन भाई उस कैटेगरी में आप आ गए जिसमें हम अभी थोड़ी देर पहले अम्मी का नहीं कह रहे थे कि वो कहती हैं कि ग्लास रखा हुआ है या तो फर्क नहीं समथिंग, तो हम कहते हैं कि मतलब उस बेइज्जती को या उस डांट को हम डांट ही नहीं समझते, वो कहते हैं वो अब ऐसी होगी है कि हम उसे डांट कंसिडर नहीं करते। हमारे साथ जी तलत आंटी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है तलत आंटी? अल्लाह का शुक्र है। और हुमायूं की आवाज़ क्यों नहीं आ रही? तलत आंटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मेरे मुंह में, हाँ मुझे पता है आप बहुत वो कमज़ोर हुए हैं, क्योंकि आप उम्मीद है खैरियत से होंगे, मेरा मैसेज पहुंच गया होगा। बिल्कुल जी। पहुंच गया। असल में हम लोग भी बेटा इन्हीं चक्करों में है, क्योंकि मेरे भतीजे को भी यही हुआ उसी दिन जिस दिन आप मैंने फ़ोन किया था, वो हॉस्पिटल से आए थे, वो ओए होए 3 दिन एडमिट रहे हैं वो। उफ मेरी अल्लाह, भाभी को जो है अभी जो severe। आपने जिन डॉक्टर साहिबा को बुलाया है, इनको मेरी तरफ से बहुत सलाम। वालेकुम मेरी अस्सलाम। भाभी जो है उनको थ्रोट इन्फेक्शन और वो है, और बहन को मेरी टेम्परेचर है। मतलब ये तीनों चीजें हो ओए गई हैं। होए मतलब फिर तो हमने बिल्कुल सही मौजू का इंतखाब किया है ताकि नहीं, आज तमाम तर बिल्कुल लोग नहीं, सुनें। एक बात है कि आपके तो एकदम जो है ना निशाना जो होता है ना, बिल्कुल तीर जो है निशाने पे बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत इतनी आप शुक्रिया। लोगों की वो है सिक्स सेंस जो है पॉजिटिव है। तलत आंटी आप यकीन मानिए डेंगू इतना हार्ड होता है कि कोई बर्दाश्त उसको करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरी अम्मा तक ने मुझे कहा, कहते तुम्हें शायद लोगों की इतनी दुआ है कि तुम्हें डेंगू भी इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया। मेरे डॉक्टर ने कहा कि आई एम अमेज्ड कि आप डेंगू में काम करते रहे। मैंने कहा मुझे इतना अफेक्ट नहीं किया डेंगू ने, पर आप लोग का अल्लाह बहुत ताला शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। तलत आंटी जल्दी से आपसे एक ओपिनियन लेनी थी मैंने। मैं समझ रही थी कि आप 2-1 रोज में वापस आएंगे। हाँ मैंने आज ऑफ लेना था पर मुझसे घर बैठा नहीं जाता। हलीमा नोज। तलत आंटी और- वन थिंग आई वांट टू नो, आप बड़ी तजुर्बाकार हैं, आपके बोलने के अंदाज से लगता है कि घर की सरबराह नहीं आप खानदान में भी सरबराही का जो है वो रोल निभाती होंगी। मुझे बताएं, गिव रिस्पेक्ट और टेक रिस्पेक्ट, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, क्या ये हर रिश्ते पे लागू होता है या कहीं कहीं आपको चुप हो जाना पड़ता है चाहे इज्जत ना भी मिल रही हो? कुछ नाजुक रिश्ते भी होते हैं। असल में बेटा बात ये है कि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और ये बात तो अपनी जगह पे तयशुदा है कि इज्जत करेंगे तो इज्जत मिलेगी, क्योंकि बड़ा एक अंग्रेजी का मुहावरा है ना, गिव एंड टेक वाली बात। टोटली लेकिन एक बात ये है कि हमें माहौल को देख के, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा
लहजा काउंट करता है कि हम किसी से अपनी सही बात को कैसे पहुंचा रहे हैं। अब जैसे मैं इस मामले में मैं हलीमा के जो आइडिया, हलीमा ने जो गुफ्तगू की है, मैं उसको जो है ऊपर रखूंगी मैं। यानी हलीमा की तकरीबन 95% जो है ना चीजें बिल्कुल सही थी। बिल्कुल बिल्कुल। यानी हमें इन चीजों का ख्याल रखना हाँ चाहिए। जी, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन अब मैं तलत आंटी, व्हाट आई वाज सेइंग एंड ज़ैनब वाज सेइंग कि ऐसा होना, शी वाज, दैट्स व्हाट शी वाज सेइंग, ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, ये बात है, क्योंकि आप देखिए ना, आप जैसे आपने खुद ही मेरे बारे में बताया, तो आप देखिए कई जगह पर जो है मैं बिल्कुल अपना मुंह बंद कर लेती हूँ। There you go. ये होता है, तो वही फिर बाद में एक मुहावरा हमारे पास आता है कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तो आप हर जगह आर्ग्यू नहीं कर सकते, हर जगह अपनी बात को ऊपर नहीं रख सकते, हर जगह अपना स्टेटस आप नहीं लगा सकते। आप ट्रू। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड आपने करता है। बहुत खूबसूरती से इसको बयान किया और अब शायद हम उस अच्छे अल्फाजों में शायद ना पाते, लेकिन आपने वो बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की। तलत आंटी, आप डॉक्टर साहिबा से कुछ पूछना चाहेंगी? नहीं, डॉक्टर साहब से मेरी तरफ से कहिएगा कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे आमीन, और जो है हम सबको जो है सेहतमंद रखे। अल्लाह ताला आपको भी आमीन, सेहतमंद और रखे। ज़ैनब को मेरी तरफ से बहुत दुआ, और वालेकुम आपके अस्सलाम। स्टाफ को भी दुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तलत बहुत आंटी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अदीला, पहला सवाल ही ये थ्रो करेंगे कि मौसम की तब्दीली से ये बुखार का क्या ताल्लुक होता है? क्या हम, अगर कुछ लोग घर में भी होते हैं फिर भी उनको हो जाता है, तो क्या ये टेम्परेचर का चेंज बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाती है, बहुत जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाती है, इस वजह से वो रिएक्ट करती है उसको? एक्चुअली द थिंग इज़ कि अब आप देख रहे हो कि सीजनल वेरिएशन बहुत एब्रप्ट और अनप्रडिक्टेबल हो रही है। पहली इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल सीज़न की चेंज होने से आपकी बॉडी बिल्कुल ऐसे डिफरेंट वे में रिस्पॉन्स करती है, स्पेशली विंटर्स में, जब हम लोग ज़्यादातर कमरों में बैठे रहते हैं और सन एक्सपोजर ना होने के बराबर है। थोड़े दिन होते हैं और इफेक्टिव सनलाइट नहीं होती, और उसमें वन ऑफ द रीज़न, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, आपका गर्म कमरे बॉडी से, हीटर से फ़ौरन बाहर निकल गए ठंड में। एग्जैक्टली, जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हर एक अलग तरीके से उससे ना प्रोन हो रहा होता है। उसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि उसमें एक तो हमारी इम्यूनिटी डेफिनेटली चेंज होती है। कोल्ड एनवायरनमेंट में हमारी इम्यूनिटी थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जो आसपास के पैथोजेंस होते हैं, जो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर के भी हैं, और वो भी अपना जो है ना बिहेवियर चेंज करते हैं। दूसरा, हार्मोनल चेंजेस भी बॉडी में आती हैं सीज़न टेम्परेचर के रेगुलेशन से। और फिर ये हो रहा है कि जैसे हम देख रहे हैं कि हम बहुत नेचर से थोड़ा दूर इस तरह हो रहे हैं कि ज़्यादातर हम कमरों में बैठे रहते हैं, कोई 5 सुबह 12 बजे सो के उठते हैं, जो इफेक्टिव सनलाइट का टाइम है वो उसको अवेल नहीं करते। और अगर करें भी तो हम ब्लॉक्स वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं, विटामिन डी की कमी हो जाती है। अच्छा, न्यूट्रिशन के कम होने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपकी न्यूट्रिशन कम होती है, आप इन्फेक्टिव होते हो, डिहाइड्रेटेड हो जाते हो, पानी की कमी हो जाती है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, आप खाना पीना कम कर देते हो, उससे आपकी इम्यूनिटी और ज़्यादा ख़राब होती डॉक्टर है। अदीला, इम्यूनिटी के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए? क्या सप्लीमेंटेशंस लेनी चाहिए? क्या ऐसे फूड और फ्रूट्स जो हैं वो शामिल कर लेने चाहिए? ये मौसम आने से थोड़ा अर्सा पहले ही, अगर पूरा साल नहीं खाते तो कम से कम एक आधा महीना जो है फ्रूट्स के हवाले से, फूड्स के हवाले से आपसे बता रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है वो वापस आएंगे, इस सवाल का जवाब लेंगे, कहीं में जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वेलकम बैक टू द शो। आज सुबह जब मेरी ज़ैनब से मुलाकात हुई तो मैंने ज़ैनब को ये बात बताई कि मेरी बहन ने वीकेंड के ऊपर जो है वो ज़ैनब की रेसिपी जो है वो रेप्लिकेट की खाउसवे की, और वो ऐसी है कि वो जो एग्जैक्ट नहीं, आमना ने, और जो एग्जैक्ट जो है चीज़ें होती हैं ना वही बता रही होती है कि यही मैंने डालनी है जो ज़ैनब बताती है। तो ज़ैनब, आज भी आप कुछ ऐसा बना रही है जिसके अंदर आप कुछ बताना चाह रही है? एक सेकंड, आपने अधूरी बात बताई, बना कैसा खाउसवे? बहुत अच्छा बना था, बहुत ज़्यादा अच्छा।
अच्छा, यहाँ पे जो है मैं कीमे की मैरिनेशन करी हूँ और कीमे में मैं 2 चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऐड करने वाली हूँ। एक तो चिकन ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है हैंसन फूड्स का, और दूसरा जो है पपीता पेस्ट है हैंसन फूड्स का। हाँ, पपीता पेस्ट है। इसके बारे में मैं बता दूँ कि हैंसन फूड्स का पपीता पेस्ट हर डिश को बनाए सॉफ्ट, जूसी और फ्लेवरफुल। नेचुरल पपाया से बना है ये पेस्ट, मीट को नेचुरली टेंडर करता है बिना किसी केमिकल के। बस थोड़ा सा पपीता पेस्ट मैरिनेशन में ऐड करें और देखें गोश्त बन जाए सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ। चाहे बारबेक्यू हो, कढ़ाई या हांडी, हैंसन फूड्स पपीता पेस्ट से हर बाइट में महसूस हो नेचुरल सॉफ्टनेस और परफेक्ट टेस्ट। तो इसका जो है मैं आई हैव टू आस्क यू दिस, जो गार्लिक पेस्ट है इसमें अदरक लहसुन दोनों कुटी हुई ऐड हुई नहीं है, मतलब कोई झंझट ही नहीं है। इस चम्मच से डाल के बिल्कुल बिल्कुल। और पपीता पेस्ट का ये होगा कि मैं कीमा ऐड करूंगी तो ये हलवे की तरह इतना सॉफ्ट सा हो जाएगा और जूसी फील होगा खाने में, इतना मजे का कि आप कहेंगे कि हलवा खा रहे हैं। तो अच्छा आपको ना छीलने की जरूरत। अच्छा, मैं पता है क्या करता हूँ, मैं लहसुन छिला हुआ लाता हूँ बिकॉज मुझे कीमा बनाना होता है। या प्लीज गिव मी दिस गार्लिक पेस्ट। जरूर। और ये बहुत अच्छा है। सुबह मैंने भी ये बात कही है कि घर वाले जो है वो खत्म हो रहे हैं, तो प्लीज हाँ मैं पेस्ट यूज। हलीमा बहुत मुश्किल काम है मुझे। ज़ैनब, सालन बनाने में सबसे मुश्किल काम ये है। अगर जिंजर गार्लिक पेस्ट बना हुआ हो तो फिर सबसे बेस्ट ये है कि आपने खाना 2 मिनट में आपका बन जाएगा, वरना तो आप लहसुन ही छीलते रहते हैं। और ज़ैनब मुझे टिक्कियां मारते लहसुन और अदरक थक बाहर। बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले, मैं परेशान हो गया, मुझे देंगे खुदा। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जो है मैंने सवाल पूछा था फूड के हवाले से कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लेनी चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो सके। जी डॉक्टर साहबा। अच्छा, उसमें ये कि बिल्कुल डेफिनेटली न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसीज़ हैं बहुत ज़्यादा लीडिंग कॉज है कोई भी इन्फेक्शन। जैसे आजकल सबसे ज़्यादा आप कहते हो कॉमन कोल्ड या फ्लू है, जिसे हम घर में कहते हैं खांसी लग गई या हर एक को बुखार है, इट्स हाईली कंटीजियस। जो मतलब एक फैमिली में हम कहते हैं इसको बुखार शुरू हुआ है, घर में आया है, तो सबको होगा। तो न्यूट्रिशन में सबसे पहले तो आपको पता विटामिन सी अल्लाह ताला ने इस मौसम में आपको कीनू, ऑरेंजेस ऑलरेडी दे दिए हैं बिकॉज ये जो मीठे होते हैं जो ग्रीन वाले, या विटामिन सी है। इसके बाद आप सिट्रस फ्रूट्स की तरफ जाएं। देखिए ना, अल्लाह ताला ने रेमेडीज़ आपको साथ साथ दी हैं। उसके बाद आप अपनी डाइट को, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, साग आ जाता है, पालक आ जाती है, हम लोग इन तमाम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हिडन में ये दिए हैं। इसके अलावा जो इम्यूनिटी है ना, वो आपकी नेचर इज़ अ बिग हीलर। हम समझें कि हम कमरे में बैठे मल्टीविटामिन खा लें और काफ़ी चीज़ें कर लें, तो उससे नहीं। आप बाहर जाएं, सनलाइट में रहें, अपने आप को एक्सपोज टू द नेचर, ज़्यादातर सन में टाइम गुजारें और हाइड्रेशन रखें। सर्दी में यूजुअली ये होता है क्योंकि ये अक्टूबर के बाद का सीज़न है जिसमें ज़्यादा ये कॉमन कोल्ड और ये स्टार्ट हो जाता है। सर्दी में लोग बाहर नहीं जाते, पानी भी कम पीते हैं क्योंकि ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता है, हमें प्यास भी नहीं लगती। डिहाइड्रेशन वन ऑफ द मेजर कॉज। पानी का इस्तेमाल करें, फ्रेश जूस का इस्तेमाल करें। और आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि 6 महीनों से जो ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए फ्लू वैक्सीन भी आ गई है। फ्लू वैक्सीन बहुत इजीली अवेलेबल है आप सब लोगों के लिए, हम सब के लिए, स्पेशली बुजुर्गों के लिए अच्छी है। ईयरली वैक्सीन है, इसको लगा सकते हैं। उससे आपकी जो सिवियरिटी ऑफ जो इलनेस होगी या बीमारी आती है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर अदीला, 2 सवाल हैं हलीमा के सवाल को प्रोलॉन्ग करते हुए। मुझे बताएं कि क्या जो एक हम गोली खा लेते हैं, ऑफ कोर्स आई विल नॉट टेक द नेम, बुखार के लिए हम एक गोली होती है, कहते हैं फ्रिज में पड़ी हुई है, एक खा लो, एक्स्ट्रा वाली खा लो, बेहतर हो जाओगे। क्या उस गोली से, मुझे किसी दिन पहले कहा कि वो सिर्फ आपकी नींद जो है वो उड़ा देगी, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता? आई डोंट नो, आई फास्ट समबडी। सेकंड, मुझे ये बताइए जो ठंडा गर्म हो जाता है, आपको अक्सर माँ बाप कहते हैं तुम्हें ठंडा गर्म हो गया इसलिए है, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ ठंडा गर्म कि आप जब नहा के गर्म पानी से बाहर ना निकले, या अभी आपने धूप ली है या कुछ इस तरह की कोई आपको पसीना आया हुआ है, जिम से बाहर ना निकले, तो ये क्या चीज़ें डॉक्टर भी बताते हैं इससे बुखार हो जाता है? बिल्कुल। देखिए, पहले वाले सवाल पे जाते हैं कि मेडिसिन, आई डोंट नो कौन सी मेडिसिन है, लेकिन अगर वो एंटीपायरेटिक वो जो एक है, हाँ, एक अगर वो एंटीपायरेटिक है जो बीमारी बुखार उतारने के लिए है, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मेक श्योर कि हम उसकी डोज पूरी लें। हम में से बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट है एक गोली खा लो यार, 1 घंटे बाद 2 गोलियां खा लो।
आप उसको अपनी बॉडी के हिसाब से, आपकी डोज है, एडल्ट डोज है, अगर आप बड़े हैं छोटे हैं, प्रॉपर दवाई खाएं तो डेफिनेटली बुखार उतरेगा। ठीक है। लेकिन वो डेफिनेटली उसकी, और फिर दूसरी बात है ड्यूरेशन, आपने रिपीट डोज कब लेनी है। हम मोस्टली क्या करते हैं, 4 दवाइयाँ साथ ले लेते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं पूरा दिन ठीक रहेगा। आपकी डोजेज है, आप एक दवाई खाएं फिर 4 घंटे या 6 घंटे के वक्फे से खाएं तो आप उससे इफेक्टिव रहेंगे। ठंडा गरम। दूसरे सवाल पे आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जनरल कॉन्सेप्ट है कि जी दवाई दूध से नहीं खाएं, ठंडी होती है तासीर। मिथ्स हैं बहुत सारे। अच्छा देखिए, कुछ मैं इसको गलत तो नहीं कहूँगी, क्योंकि देखिए जो बुजुर्ग कहते हैं, कुछ हमें भी माएँ कहती थी, कुछ चीज़ों की तासीर जिसको हम कहते हैं फूड की, वो अल्लाह ने रखी है ठंडी गर्म। तो अगर आप उसको उस हिसाब से लेके चलें, वो आपके लिए नेचर है, उसमें कोई हार्मफुल नहीं है। जो ये बात करें कि पसीने में ना, बहुत ज़्यादा पसीने में आप एसी में चले जाओ या बहुत वार्म शावर लेके आप जो है ना बाहर आ जाओ, तो ऑब्वियसली आपका जो हाइपोथैलेमस ब्रेन की जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग एरिया है ना, वो अफेक्ट होता है। डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे से यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूँगा। मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, आप मुझे बताइएगा क्या मुझे वो समझ सही नहीं आई। वो रिसर्च ये है, मैं वापस आके पूछूंगा। हम सोना लेते हैं, ठीक है, मैं सोना लेता हूँ, मैं जाता हूँ, आई एम स्वेटिंग, मैं राइट बाहर निकलते साथ कोल्ड शावर लेता हूँ, इसे कहते हैं कोल्ड थेरेपी कहते हैं। फिर कोल्ड के बाद दोबारा मैं डायरेक्टली जाता हूँ सोना में, मैं लेता हूँ, फिर मैं दोबारा कोल्ड शावर लेता हूँ और इतना कोल्ड होता है कि लग पता जाता है। इससे एक तो आपकी स्किन ब्राइट होती है और आप एनर्जेटिक फील करते हैं। तो वो ठंडा गर्म से बुखार तो मुझे कभी नहीं हुआ, अब हुआ। थोड़ा सा ब्रेक, वापस आते कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, लेकिन फख्र का ना गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं ये जो सीजनल कफ, फ्लू और फीवर होता है, इनके हवाले से। आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि मैंने पूछा, जी जी आप रिमेंबर क्या? नो, आई डोंट रिमेंबर। मैंने आपसे जानने का पूछा था कोल्ड शावर और सोना। मैं सोना से बाहर निकल कोल्ड शावर, कोल्ड थेरेपी होती है, ये बड़ा फिट चीज़ है और इससे मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे। उस वक्त तो बुखार नहीं होता। असल में एक्चुअली द सोना इज डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। इट्स यू नो, ये आपकी फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स पे काम करता है। लाइक आपको ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एंड इट्स नॉट फॉर एवरीवन। जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जिनके इश्यूज हैं, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, वो ये नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। ये एक तरह से एक थेरेपी है जो आपकी बॉडी को इम्यून कर लेती है एकदम सडनली किसी भी टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, और ये बहुत अच्छी है। मतलब अगर आप इसको, या तो ये नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है डेफिनेटली, लेकिन जब आप ये लेते रहते हैं तो आपकी बॉडी में एक इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है रेगुलेशन के लिए। ठीक है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो सीजनल वेरिएशन डिफरेंट है, कि गर्म शावर लेके बहुत ठंडे में बाहर आ जाना, आपकी बॉडी सडन रेगुलेशन में नहीं आती। आपकी बॉडी को थोड़ा टाइम चाहिए होता है आपके रेगुलेशन, यानी कि पहले आप अपनी बॉडी को थोड़ा इम्यून प्रिपेयर करें कि गर्मी से सर्दी में क्यों हम सर्दी के कपड़े निकालना शुरू हो जाते हैं। यार थोड़ी ठंड आ गई है, थोड़ी सी राउंड लेग फुल स्लीव्स पहने, फुल स्लीव्स पहले पहनना शुरू करते हैं, देन वी जंप टू द स्वेटर्स एंड लॉन्ग कोट्स एंड ऑल दैट। और यही डॉक्टर साहब, मेरा इसके हवाले से एक बड़ा अहम जो है वो सवाल ये है कि बहुत सारे लोग अपनी बॉडी को बहुत इम्यून कर लेते हैं हीटर्स का, तो फिर वो भी उनमें भी हम देखते हैं कि वो जैसे ही थोड़ी सी भी ठंड महसूस करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। मेरी जो मदर हैं उनको हीटर से एलर्जी है, उनको तबीयत ख़राब होने लग जाती है गैस की स्मेल से। गैस भी और दूसरा वाला तो नहीं, ब्लोअर से तो नहीं है, लेकिन वो अब उनको आदत ही नहीं है रही है हीटर इस्तेमाल करने की, इसी वजह से हमें भी ज़्यादा आदत नहीं है। अगर आप ज़्यादा सर्दियाँ आ जाएगी, हम 3 स्वेटर पहन लेंगे, हम जैकेट पहन लेंगे, इवन घर के अंदर भी, लेकिन हीटर नहीं हम लगाते क्योंकि उनको एलर्जी थी बचपन से। ये तो अब ब्लोअर्स वगैरह और ये तो अब ज़्यादा आना शुरू हुए हैं, पहले इतने ज़्यादा नहीं थे हमारे में। जो हीटर है वो सीढ़ियों तक आ जाता है, मतलब सीढ़ियों तक आ जाता है, फिर जैसे ही थोड़ी सी तो आई लव गैस। अच्छा, मुझे वो क्योंकि उस चीज़ की आदत है, तो मैं जैसे ही घर से बाहर निकलती हूँ, एक तो मुझे अच्छा वो इनहेल करना भी मुझे अच्छा लगता है, सेकेंडली ये मैं बीमार नहीं होती। लेकिन मैंने उस तरह के लोगों को बहुत देखा है जो बहुत
बहुत हीटर में रहते हैं, वो अपने कमरे से भी बाहर निकलेंगे ना गैलरी बीमार में, पड़ तो वो जाते कहेंगे हैं। अच्छू 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 15 तो बेचारों को छींक के आती। ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा यूज टू भी करें उस सर्दी का, ये नहीं कि बस अपने कमरे तक ही हमने रहना है, ना हमने किसी वेडिंग में जाना और है, ना जरूरी है हमने- यूज टू, आपने मुझे ही बताना है, कोई ठीक जरूरी है, नहीं है use to का। जरूरी है ये। एहसन की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दिला, कोई जरूरी नहीं है। वालेकुम सलाम। वालेकुम और आपके लिए जरूरी है। आपके मेहमान सब देखने वालों को सलाम। और वालेकुम सलाम। हमारे साहब की तबीयत माशाल्लाह बेहतर हुई, लेकिन थोड़ा सा इन पे असर लग रहा है अभी, और आज का प्रोग्राम भी लोगों को मदद देगा। जो एहसन बीमारियां साहब, आ रही हैं, एहसन साहब स्टॉप राइट हियर। आपसे, आपके मेरे दोस्त भी हैं इसलिए मैं आपको ऐसे रोक सकता हूँ। मुझे बताओ हलीमा, एहसन साहब ने मेरा पूछा था मेरे गैर मौजूद। चलो बस ठीक है, माफी माफी हो गई आपकी। आप क्या कर रहे थे और हमारा दुआ में आप हमारी हाथ में बैठे हैं। मैं बस मुख्तसर ये पूछना चाहूँगा कि मैडम देखिए, आजकल ये नज़ला, जुकाम, छींके, खांसी, कभी आंखों से पानी बह रहा है, कभी नाक से लोगों पे मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं। लोग एक ही दवा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो चाहे मैं दवाओं के नाम नहीं लेना चाहता ब्रांड के, लेकिन क्या कोई एक तो सवाल ही क्या कोई केमिकल फार्मूला है कि किसी को सिर्फ खांसी हो रही है और नज़ला जुकाम नहीं है, तो उसका फार्मूला है कि भाई उसमें वो फार्मूला, उसका जो फार्मास्यूटिकल नेम है वो है, या खांसी, नज़ला जुकाम तीनों चीज़ें, तो उसमें कोई नेम लेना पड़ेगा, या जो दवाएं जनरली चल रही हैं जैसे भी जिक्र हो वो लेंगे। दूसरी बात ये कि जो एपिडेमिक के हवाले से अगर किसी बच्चे को क्लासरूम में किसी हो जाती है, तो उसमें फ़र्क कैसे पता चलेगा, दूसरे बच्चों को ना लग जाए एपिडेमिक, उसमें उसकी पहचान कैसे होगी कि उसको अलग रखा जाए। इस हवाले से थोड़ा वेरी गुड क्वेश्चन, Thank सेकंड you वन इज जी, वेरी thank you नाइस। so Very nice, much। very nice। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें, फिर उसके बाद एहसन के सवालों की आपका तरफ सवाल था कि कितना, देखिए मैंने सबसे पहली बात की थी नेचर इज़ अ बिग हीलर, तो हीटर से बेहतर है आपकी सनलाइट, उसमें आपके पास सब कुछ मौजूद है। ठीक है, ये डलमा है हमारा, हमने अपने लाइफस्टाइल को इतना बहुत ज़्यादा Comfort। मोबाइल कर लिया है कि हम, वही मैं बता रही हूँ, हम सो के उठते हैं 11 बजे होते हैं सनलाइट खत जाने, क्योंकि विंटर्स के डेज छोटे होते हैं। जी, 3 बजे 4 तक, साढ़े 3 4 बजे बजे आपकी तो धूप सूरज खत्म ढल हो जाता है। ये कौन लोग हैं जो 11 बजे उठते नहीं, हैं? पाकिस्तान की तो माशाल्लाह काफी आबादी है जो 11 बजे तक उठती है। होती है। हाँ जी। अच्छा, फिर आप लोग ज़्यादा इवेंट रखते हैं रात में, डे के इवेंट्स की हमारी हर चीज़ की ख़त्म, क्योंकि आप भी, जैसे मैं भी हॉस्पिटल कितनी जाऊँ, अच्छी मॉर्निंग बात में जाके हम जब निकलते हैं सनलाइट में जाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में वापस आते हैं, तो हमारा एक्सपोजर सन से बहुत कम है। इसी वजह से ये इंडोर हीटर्स, क्योंकि ऑब्वियसली वी नीड टू काम वार्म आवरसेल्फ, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लू, कुछ लोग होते हैं, जैसे आपकी बात को सेकंड करूंगी, हीटर के आगे ऐसे बैठ जाते हैं और जुड़ के बैठ जाते और हैं जब उनके- तक ये इलेक्ट्रिकल आए ना तो और ज़्यादा, क्योंकि जब ईंधन वाले थे तो उनसे इंसिडेंट्स, जब हमारा विंटर आता था तो एक तो बर्न्स के इंसिडेंट बहुत ज़्यादा थे। डॉक्टर दिला, मेरे पैर होते हीटर के आगे और मुझसे के नीचे सोते। ऐसे ही होता है कुछ लोग। Love it। और ये एक ही वाहिद नहीं, हमारी पूरी कौम अब यही काम करती है कि वो इतने से ब्लोअर्स लगे होते हैं, वहाँ में उनके आगे पाँव होता है या मुंह होता है या हाथ होते हैं और वो टीवी देख रहे होते हैं। मेरे तो जो मियाँ हैं वो अपने काफ़ी स्वेटर्स भी जला चुके हैं, क्योंकि वो हीटर के सामने सो जाते हैं। फिर सेम। जब वो मुड़ते हैं, करवट लेते हैं, तो नहीं हीटर करो। उनके ऊपर गिर जाते हैं, तो वो अपने नहीं। स्वेटर्स जला चुके हैं, पापड़ बन जाता है उनका स्वेटर कभी कभी, वो इतना करीब होते हैं उससे। आई जस्ट डोंट नो, मुझे तो हीटर पसंद नहीं है, तो मैं तो हीटर को इतना आई ज़्यादा लव हीटर। endorse मुझे लगता नहीं है मैं करती। गैस हीटर की अगर इंडोर्समेंट है इम्तियाज तो ले लो, मैं करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कॉस्ट। अगर गैस वाले जो हीटर वाले देख रहे हैं तो आई एम योर गाय। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अक्सर जब स्कूल में हम जाते हैं तो वो किसी बच्चे को जुकाम होता है तो उसे छुट्टी देते हैं, जो बड़े महंगे स्कूल होते हैं, क्योंकि वो एपिडेमिक होता है। आपको होता है, क्योंकि जाहिर बात है कभी कभी हाथ से नाक साफ आपको करते हैं, जो वो है वो जर्म्स जो अकेले है रहने की हाथ जरूरत भी मिलाता है बच्चा, तो वो दूसरी तरफ Quarantine जाने करें। का खदशा होता है। लेकिन क्या इसमें हकीकत है? क्या नज़ला जुकाम या खांसी या बुखार ये एपिडेमिक होते हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे को लग सकते हैं? कौन कौन से लग सकते हैं और क्या इनकी डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं? अच्छा, इसको कहते हैं कंटेजियस होना। कंटेजियस मतलब कि एक दूसरे को लगना। कोई भी वायरल इलनेस जो होती है, स्पेशली इस तरह की जो फ्लू लाइक या कोई ऐसे सिम्टम हो, डेफिनेटली वो एक दूसरे से लगते हैं और हर टाइम पे नहीं लगते। एक ड्यूरेशन होता है जिसमें इनकी ट्रांसमिशन हाई होती है, यानी कि शुरू के जो हम कहते हैं ना कि वायरल है 3 से 5 दिन में ठीक हो जाएगा, इसकी कहने की रीज़न ये होती है कि वो शुरू के जो 3 देर 72 आवर्स या 3 दिन जिसको कह लें, 72 घंटे या 48 घंटे जो उस हैं, दौरान वो में आप ज़्यादा जब अहम उसको होते हैं। एक्सपोज करते हैं, वो कैसे होता है, वो कफ के थ्रू, बात करने के थ्रू
या कोई सरफेस एरिया से जहाँ यही जैसे आप कह रहे हैं खास के आपने हाथ रख दिया और वहाँ किसी बच्चे ने, तो अब हो ये रहा है कि वेदर की चेंजिंग से हमारे अपने इम्यून सिस्टम की वीकनेस से जो हमारे पैथोजेंस हैं, जो बैक्टीरिया वायरस है, बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, तो उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ती जा रही है और उनका ड्यूरेशन भी बढ़ता जा रहा है। अब क्योंकि हम नेचर से दूर जा रहे हैं और अल्लाह ताला जो है ना अजाब की सूरत में हमारे ऊपर क्लाइमेट भी बहुत जल्दी चेंज कर रहे हैं, सर्दी है तो शदीद सर्दी है, गर्मी है तो शदीद गर्मी है, तो इस सूरत हाल में हर चीज़ थोड़ी सी जो है ना वो अपनी मदाफ़ियत खोती जा रही है, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं। इसीलिए बच्चे जो एक ऐसी होती है, अल्लाह ताला ने बच्चों को छोटा बनाया होता है, जब तक वो टीन में जाते हैं उनकी मदाफ़ियत डेवलप होती है और आपको पता है फिर बुढ़ापे में दोबारा से कम होने लग जाती है। हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता, किसी भी बीमारी में बच्चा एक सबसे बड़ा कैरियर होता है। कैरियर से मुराद जो चीज़ों को ट्रांसमिट करता है, क्योंकि वो घर में हर जगह जाता है, वो बुजुर्गों के पास भी जाता है, वो मदर के पास भी, वो स्कूल भी जाता है, हर चीज़ को भी हाथ लगाता है, हम फिर भी हाथ धो लेंगे, हाँ। डेफिनेटली वो वॉशरूम जाएगा, हाथ धोएगा नहीं धोएगा, तो बच्चा एक ऐसा एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होता है, यानी कि वो शायद खुद बीमार ना हो लेकिन वो दूसरों को वो चीज़ें ट्रांसफ़र करता है। तो वायरल इलनेसेस जैसे इन्फ्लुएंजा है और फ्लू है, कोल्ड वायरस है, एडिनो वायरसेस हैं, ये सारी वायरसेस जो है ना जो हमारे सीजनल वेरिएशन में ये बहुत कंटेजियस हैं, ये बिल्कुल ठीक अच्छा, है। मुझे बताएं कि जब से हमने कोविड के साथ एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पता लग गया है कि ये भी हो सकती हैं। पहले मास्क पहनने को हम ये तस्वीर ही नहीं किया जा सकता था कि एक नॉर्मल इंसान बाजार जाते हुए मास्क पहनेगा। कोविड के बाद उसने हमें सिखाया कि हम ये कर सकते हैं और उससे बहुत सारी बीमारियों से हम बच भी गए क्योंकि हमने इनहेल नहीं की वो गंदगी। क्या ये चीज़ें करना, कावे पीना, मास्क करना, प्रिकॉशनरी मेजर्स बेसिकली जो है, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना, गर्म कपड़े पहनना, नीचे बुनियान स्वेटर का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इस तरह की बीमारियों से बचा सकती हैं? क्या अगर ये सारी चीज़ें पुराने ज़माने वाली हम करना शुरू कर दें तो हम इन सब चीज़ों से बच जाएंगे? देखिए डेफिनेटली बिल्कुल, देखिए प्रिवेंटिव मेजर्स यही हैं, जैसे यखनी का इस्तेमाल, ग्रीन टीज़ का इस्तेमाल, विटामिन सीज़ का इस्तेमाल, जूसेस का इस्तेमाल, पानी का अच्छा हाइड्रेशन स्टेटस, मास्क जैसे आप कह रहे हो, डेफिनेटली। देखिए ना, जब हमें पता है कि दिस इज़ द एरिया, जब हम बात करते हैं ड्रॉपलेट मुंह से हमारे छोटे छोटे आबीज जो ज़रात होते हैं वो निकलते हैं और तकरीबन 6 मीटर्स तक जाते हैं, तो जितनी भी बीमारियां जो कि वायरल हैं, जो कि एयरवे से लगती हैं, यानी कि हमारी सांस की नाली से आती हैं या इस एरिया, वो इसी तरह फैलती हैं, क्योंकि ब्रीदिंग एक ऐसी चीज़ आप रोक नहीं सकते। तो अगर आपको लगता है घर में कोई ऐसा है या मार्केट में आप जाएं या वर्किंग एरिया में या जहाँ रशी एरिया है वहाँ मास्क का इस्तेमाल करें, आप डेफिनेटली बचेंगे, डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, एक चीज़, जो थ्रोट इन्फेक्शन है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है, इसका मौसम से क्या ताल्लुक़ है? और क्या अगर ठंडा पानी नहीं भी पी रहे, आप रूम टेम्परेचर पी रहे हैं, आपको थ्रोट इन्फेक्शन होता है? दूसरा साथ में एक तो ये बताएं क्यों होता है, और दूसरा मुझे बताएं क्या सूप वगैरह पीने से सर्दियों में क्या आपकी तबीयत, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है सूप वगैरह से या विटामिन्स लेने से? बिल्कुल। देखिए, एक तो ये कि वाई थ्रोट इन्फेक्शन को बाहर ह्यूमिडिटी कम है और उनके लिए अच्छा इन्वायरमेंट है बैक्टीरिया से और वायरसेस के ग्रो करने के लिए, और उसके एंटी में हमारा जो टेम्परेचर है वो बॉडी अपने आप को मेंटेन करके वार्म पे ही रखती है। लेकिन ये जो डिफरेंस होता है ये एक बहुत बड़ी कॉज है जो इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। जब हम कोल्ड एक्सपोजर में होते हैं तो हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ी सी चेंज होती है, ठीक है, एंड बाय डायरेक्शनल एंटी डायरेक्शनल चलती है, तो जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं ना वो थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन प्रोन हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। इसीलिए जब एयर में ठंडी मिस्टी या मॉइस्चराइज़र, वो छोटे ठंडे बुखारात होते हैं जो हम इनहेल करते हैं, तो वो हमारे थ्रोट में जाके इन्फेक्शन को। तो सूप पीने से क्या इम्यून सिस्टम बढ़ता है? आप गला खराब होता है, कहते हैं सूप पियो, थोड़ा गर्माहट महसूस होगी तो यू विल फील बेटर एंड यू आल्सो फील बेटर आल्सो। तो सूप और विटामिन्स लेना सर्दियों में कितना ज़्यादा ज़रूरी है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो यही बात है कि जब आप उसको लेते हैं तो आपको सूदिंग इफेक्ट देता है, ठीक है, वो आपके जो जितनी भी आपकी सरफेस है, जो आपकी म्यूकोजा है, जो अंदर आपकी स्किन है, उसको बहुत अच्छा इफेक्ट देता है टेम्परेचर रेगुलेशन में। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, डेफिनेटली फ़ायदेमंद है। अगर आप ये प्रिवेंशन पे चले जाएं तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। जैसे वो कह रहे थे, एहसन थे जो मेडिसिन का पूछ रहे थे कि एंटी एलर्जिक लेता हूँ या कोई दवाई खाता हूँ। नहीं, उनका सवाल मुँह में शामिल करती हूँ। उनका ये था कि बहुत सारी बीमारियों में हम एक ही दवाई का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें फ्लू हो जाए, चाहे हमें कफ हो जाए, चाहे, हाँ, वो कह रहे थे कि मतलब एक ही दवाई क्या सबके लिए उसकी फॉर्मुलेशन ऐसी है कि वो इफेक्टिव होती है। हम मेहरुन्निसा, अस्सलाम वालेकुम मेहरुन्निसा, क्या हाल चाल है?
आई रियली लाइक दिस नेम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक था। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये नाम बड़ा पसंद है, मेहरुन्निसा, बड़ा खूबसूरत नाम है। थैंक यू, मैंने उस दिन भी आपको कॉल की थी। जी जी बिल्कुल, हमें बहुत याद है अच्छा आपके किया आपने। मुनफरिद नाम की वजह से ही हमने जो नहीं है वो मुझे तो आपको इस तरह फौरन से याद पहचान नहीं, लिया। मुझे इनकी शुरुआत से हंसी जो होती है ना अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, मैं मेहरुन्निसा तो मुझे पता चल जाता है ये। तो ठीक हूँ। आपका कोई ताल्लुक शबनम शमीम आरा से तो कोई ताल्लुक नहीं है? क्यूटी, बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी तो हाँ ना, तो शमीम आरा। सांस की आवाजें आती हैं इनकी, मुझे फिट सांस की आवाजें आती है मेहरुन्निसा। बोल रहा है। मेहरुन्निसा, इज्जत देना और इज्जत वापस लेना, इस रूल पे कितना तुम्हें फर्क पड़ता है कि ये बिल्कुल ये ठीक है, या घर में ऐसी बात नहीं है, कहीं भी कोई भी गुजरता हुआ जाए जलील करके निकल जाता है, क्या कहती हो? इज्जत देना, इज्जत लेना, तो ये तो मतलब अगर कोई इज्जत दे तो फिर देना तो अच्छी बात है ना। तो आपके साथ क्या होता है, आपके घर में क्या होता है कि आपको इज्जत मिलती है या नहीं? घर में मतलब कोई मेहमान वगैरह, चाची वगैरह आती हैं, उनको तो मैं बहुत देती हूँ, तो फिर वो भी मुझे बहुत देती हैं। हम घर में मेहमान तो और अरबी अगर अब्बू और वो बहन ना भाई। दे तो फिर देती हैं आप? नहीं, अगर नहीं देते तो फिर मैं भी चुप करके बैठी रहती हूँ, मैं उनको कुछ कहती नहीं हूँ। मतलब बुरा सलूक नहीं करती लेकिन अच्छा भी नहीं करती? नहीं, बुरा नहीं करती, वो कुछ है, वो फिर वो बहुत अलग होती है, वो यहाँ पे आती कम है। तो जब वो आ जाए, फर्ज करो वो वाली फुप्पो या वो वाली ताई आ गई घर में, ठक ठक ठक, मेहरुन्निसा क्या हाल है बेटे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उनको ये कहूँगी, बस नॉर्मल बात करूँगी, ज्यादा तो मैं उनको कुछ कहूँगी नहीं। अच्छा, ज्यादा डरती किससे हो घर में, अम्मी से अब्बू से? अम्मी तो मेरी फोत होगी, उस दिन बताया था। हाँ, हाँ, साहब, डरती ये मैं था। सिर्फ भाई से हूँ। डरती भाई से हो, क्यों डरती हो? भाई से डरती क्यों हो? क्या मसला है भाई का? वो थोड़ा गुस्सा करता है ना, हाइपर हो जाता है थोड़ी बात। कोई बात नहीं, तो तुम जवाब कैसे देती हो? मैं कहती हूँ मैंने क्या किया, मैं सीधा अबू को बोलती हूँ, अबू ये मुझे डांट रहा है, बस अबू फिर उसको डांट देता है। बस आपका तो बड़ा आसान सी जिंदगी चल रही कितना है। बड़ा है भाई आपसे? मुझसे 4 साल बड़ा है। अच्छा, 4 साल, यानी कि वो होगा 44 का। जी 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 ठीक है। अच्छा मेहरुन्निसा, कुछ पूछेंगे डॉक्टर अदीला से? यहाँ मेरे फेस पे मतलब बहुत हो रहे हैं पिंपल्स। अच्छा, तो क्या करें, पिंपल्स को हम यहाँ बुला लें? नहीं उनको खत्म करने का मेहरुन्निसा, हम कुछ दिन में किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को बुलाएंगे तो उनसे जरूर पूछेंगे और आपकी सारी हिस्ट्री भी Excuse कोशिश me? करेंगे कि उनको ये लेके दें। पाकिस्तानी डॉक्टर है, इनको सब पता होगा। पाकिस्तानी डॉक्टर हर चीज के आपकी एक्सपर्ट होता हिस्ट्री है। भी उनको लेके देंगे ताकि आपके पिंपल्स जड़ से खत्म हो। क्या ऐसे कह रही हो? ना और आप और शबाना जी को कब बुलाएंगे आप? यार शबाना जी का आपको नहीं बताया था हमने? नहीं, वो मुझे इतनी पसंद है कि बस मैं कहती हूँ इनकी आपको हमने इस शो पे, आपको नहीं पता शबाना जी के बारे में? नहीं ना, मैं बताऊं? पहले बताएं। मैं वो आ जाएंगे इंशाल्लाह, जल्दी बुलाएंगे। अच्छा, थैंक यू। ख्याल रखे, सलामत रहे मेहरुन्निसा। शुक्रिया मेहरुन्निसा कॉल Coming back to you, डॉक्टर जी अदीला। डॉक्टर साहिबा, वो पूछ रहे थे एहसन के बहुत सारे लोग चाहे कोई भी बीमारी उनको हो जाए वो एक ही दवाई ले लेते हैं, तो क्या एक ही दवाई असर करती है हर बीमारी पे कि नज़ला हो रहा है तब भी ले रहे हैं, गला ख़राब हो रहा है तब भी वही ले रहे हैं, तो वो चीज़ सही है या नहीं? हर बीमारी के लिए एक अलग दवाई है? देखिए, हर बीमारी की दवाई तो खैर अलग ही है, लेकिन ये कि एक हमारे यहाँ एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि अब मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती कि अभी अच्छा तुम ये गोली खा लो, ऐसा करो, अच्छा ये हो गया ये गोली खा लो। देखिए आज साथ साथ चलते, गोली कौन सी है, बंदूक की या उसको हम कहते हैं कौन सी गोली खा लो, बंदूक की या दवाई वाली? दवाई वाली। दवाई वाली। तो फिर उसमें वो ये एक वो ऐसी मेडिसिन है Oh, जिसकी good, डेफिनेटली इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और साइड इफेक्ट कम से कम तो है, बाकी इसलिए तो डॉक्टर पीते ने रेकमेंड काम भी किया करते है। हैं। अच्छा, आप कभी मेहमान मैं गिरा हूँ बहुत जोर का, हलीमा पे मजाक उड़ाया, फौरन वहाँ से बहुत बुरी तरह गिरा हूँ, बट चलो एनी हाउ, आप लोग कभी किसी के मेहमान के घर गए हो जिस तरह खालाएं और सारे साथ एक ही किसी घर में गए हो, मामू घर गए हैं 3-4 खालाएं मिलके, तो आप पता है कोई एक आध जो है वो केक लेके जाता है, कोई एक चीज महंगी लेके जाता है, किसी को कोई ना कोई चीज महंगी होती है, तो कभी ये हुआ है कि आप कहते नहीं मैं उठाऊंगा, मैं उठा के अंदर लेके जाऊंगा ताकि उन्हें लगे कि आप लेकर आए हो? कभी किया है ऐसे? यार हमने हमेशा यही नहीं, किया। जिसने जो महंगी चीज लेके आता है वो कभी आपको ये मौका ही नहीं देता कि आप हाँ, अपना नाम सबसे लगा पहले लो। ही ले वो जाएगा। पहले सबसे कभी पहले नहीं लेके होता जाता है। वो ऐसा। अपने नंबर क्यों अच्छा, कटवाएगा? पता है क्या शादियों में भी होता है कि आप सलामी भी
और आप गिफ्ट भी उस बंदे के हाथ में देते, उसको याद रहे कि आपने ये दिया। हाँ, ये तो जरूरी होता है, बिकॉज ऐसा ना होना कि वो समझे कि वो आए थे और खाली हाथ उन्होंने कुछ दिया नहीं है और खाली हाथ दे, तो वो जरूरी होता है उस बंदे को दिखाना अपनी बूथी के। ये हमारे यहाँ जब शादी, जैनब तुम भी देख सुनो गौर से, बड़ी मजे की बात, हमारे यहाँ शादी होती है तो हम ना पाजी का प्रोसेस है कि पाजी देते हैं, पाजी हम लिखते हैं। तो एक बंदा आया, उसने पाजी का नाम लिखवाया, उसने कहा मेरा ये नाम है, कहता है वल्द ये, और साथ में पूरा एड्रेस लिखा है। तो मेरे ताया ने पूछा और कितने पैसे, कहते हैं 200 रुपये। मेरे साहब ने उसका नाम काटा, कहती है रखो, ये तुम इस्तेमाल कर देना, इतनी तुमने जो वल्दियत लिखवाई। तो उन्होंने तो नहीं सुना था ना? मेरे ख्याल से उन्होंने भी सुनी हुई थी। क्योंकि आपने सबके सामने बताई थी। आपने भी सुना हुआ? जी ज़ैनब, आप रेसिपी बता दो। अच्छा, मैं रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे जो है कीमे की मैरिनेशन है और बीफ का कीमा मैंने यूज़ किया है। आप चिकन के कीमे के साथ भी इसको बना सकते हैं। मैंने इसके अंदर हेंसन फूड्स का अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच डाला है। दही 1 कप, क्रीम जो है मैंने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच डाले हैं। बेसन इसमें मैंने भुना हुआ 2 खाने के चम्मच डाला है। जायफल जवतरी जो है 1/4 चाय के चम्मच इसमें मैंने ऐड किए। काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, इलायची पाउडर आधा चाय का चम्मच, दालचीनी आधा चाय का चम्मच, और तेल जो है इसके अंदर 1 खाने का चम्मच गया है। और इसको जो है मैरिनेट कर लेना है 1 घंटे के लिए। उसके बाद आपने काजू को ऑयल में आपने फ्राई कर लेना है, शिमला मिर्च को भी जूलियन कटिंग में फ्राई कर लेना है, और पपीते का पेस्ट आपने 1 खाने के चम्मच हेंसन फूड्स का वो ऐड करना है। और कोयला दम के लिए धनिया भी इसमें जाएगा, सब्ज़ धनिया गार्निशिंग के तौर पे। और पकने के बाद इसकी प्रोसीजर इस तरह से है कि मैरिनेशन सारी डाल के और आपने ऑयल में आपने सारा कुछ जो है पका लेना, क्योंकि पपीता डला हुआ होगा तो ये हार्डली जो है 10 मिनट्स में आपका जो कीमा है वो पक जाएगा। और काजू और शिमला मिर्च को आपने अलहदा से फ्राई कर लेना है ताकि वो बाद में आखिर में ऐड करें। आखिर में ऐड करें और ऑयल में जो है काजू और शिमला का जायका आ जाए। ठीक है, इससे पहले हम ब्रेक में जाए। हलीमा, अगर तो मुझे रख के दो 500 रुपये तुम्हें दूंगा। नहीं, मुझे 500 नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी कोई 5,000 की होंगी तो टूट गई तो बस हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। मैं हैंसन के साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। डेविड, आप दिखाएंगे मैं आज क्या दिखाने जा रहा हूं आपको? पैंडा लिक्विड हैंड वॉश। ये आप देखिए, पैंडा लिक्विड हैंड वॉश। ये हर धुलाई बनाए आपके हाथों को साफ, नर्म और खुशबूदार। पैंडा लिक्विड हैंड वॉश एप्पल फ्रेश में मौजूद ताकतवर सफाई करने वाले अज्जा मिट्टी और जरासीम को मौसर तरीके से साफ करते हैं, बल्कि आपकी जिल्द को खुश्क भी नहीं रहने देते। इसकी ताज़ा सेब जैसी खुशबू देर तक कायम रहती है, जो हर बार हाथ धोने को एक खुशगवार और साफ बनाती है। याद रहे, पूरी फैमिली के लिए रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए सबसे मुफीद लिक्विड हैंड वॉश है। नर्म मगर मौसर गहरी सफाई, ताजगी भरी सबकी खुशबू जो देर तक कायम रहे, और मॉइस्चराइजिंग फार्मूला जो हाथों को नर्म भी रखता है। हर किस्म की जिल्द के लिए मौजू आसान पंप बोतल बराए सहूलत आपके लिए मौजूद है। थैंक यू सो मच हुमायूं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंडोर्समेंट थी, क्योंकि जितना आप अपने हाथ को, अपने आप को क्लीन रखेंगे उतना ही आप इन बीमारियों से जो है वो दूर रहेंगे। डॉक्टर साहिबा, लास्ट हमारे पास कुछ मिनट्स हैं, कोई भी ऐसा मशवरा, कोई भी ऐसी चीज़ जो इस मौसम के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें खाने पीने में इस्तेमाल करनी चाहिए या वैसे अपना केयर करना चाहिए, उसके हवाले से ज़रूर आप बताएँ। बस मैं ये कहना चाहूँगी इन द लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के जो हम लोग मेरी ये सजेशन भी है और एडवाइस भी है कि प्लीज़ क्लोज टू द नेचर। हम लोग नेचर से जितना दूर हो रहे हैं उतनी बीमारियां हमारे अंदर घर कर रही हैं। आप नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा जाएं, आप प्रिवेंटिव मेडिसिन पे ज़्यादा जाएं ज़्यादातर क्यूरेटिव। हम लोग सब भूल चुके हैं जो हमारी दादी नानी माएँ हमें एडवाइसेस देती थी, सजेशंस देती थी, हमें लगता है कि वो सब फॉर ग्रांटेड चीज़ें थी। वो नहीं थी, उनमें कुछ एक चीज़ें बहुत अच्छी और आपकी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट भी थी। अपने आप को सीजनल वेरिएशन के लिए पहले रेडी रखें। मतलब आपको पता है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में 4 मौसम दिए हैं और बहुत अच्छे दिए हैं। आप हर मौसम की एक चैलेंज आपके पास होता है, ठीक है, और वो उसमें ऐड ऑन टू अब डेंगू और बाकी चीज़ें और बाकी हालात, ये फ्लडिंग और सीज़न की वजह से और ज़्यादा हमारे पास बीमारियों की शरह बढ़ गई है। बिल्कुल आप अपने आप को
उन तमाम चीज़ों के लिए प्रिवेंशन की तरफ जाएं रादर देन क्यूरेटिव। और प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर अदीला बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने प्रिवेंशन की ज़्यादा बात की और प्रिवेंशन ही जो है वो आपको इन बीमारियों से बचा सकती है। आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी जल्द। हलीमा, हुमायूं और डॉक्टर अदीला को यहाँ पे इजाज़त दीजिए एंड ऑफ कोर्स ज़ैनब टू। हम आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सर्दी से बचिएगा। आपको हमेशा की तरह यही कहेंगे कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा।